तो दोस्तों गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। याद रखना बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर पे डेली में 4 बजे शाम को 10th का क्लास दे रहा हूँ। फिर 9 बजे नाइट में क्लास 10th का क्लास चल रहा है। डेली में 2 लाइव क्लास चला रहा हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि डेली लाइव क्लास कीजिए और अपने पढ़ाई में और अपने रिजल्ट में उत्तीर्ण और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप इसमें ज्वाइन होइए। ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई फी नहीं। ठीक है ना। ऐसे प्राइस तो हर एक चीज का होता है, तो ऐप पर भी पैसा लग के प्राइस होता है, लेकिन सेम आपको क्लास यहाँ पे मिलेगा। अब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां भी वही पैसा लगेगा। पैसा तो लगेगा ही 300 रुपए, लेकिन वहां पे पैसा लगेगा, यहाँ पे नहीं। और सेम वहां पे जो प्राइस होगा, यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या दिक्कत, वहां भी मैं ही पढ़ाता हूँ, यहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं पैसा देने का। ठीक है ना। तो फटाफट यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर जो चैनल आपको नीचे दिख रहा है, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर, उस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है क्लास 10th का, क्लास 10 का। ठीक है ना। कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसका नाम चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का है, जो हमारे साइंस में पढ़ना होता है, विज्ञान में पढ़ना होता है। ठीक है ना। उसका चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हम इसका एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 20 था, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो क्वेश्चन बचा हुआ है मैं इस लेक्चर में डील करूंगा। क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूं, उसका वीडियो आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे, साथ में इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला धातु क्या है पढ़ा चुका हूं, अधातु क्या है पढ़ा चुका हूं, धातु का भौतिक गुण, अधातु का भौतिक गुण, साथ में आपको बात करें धातु और अधातु में अंतर पढ़ा चुका हूं। धातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, 3 गो गुण था। उसके बाद यहाँ पे 4 गुण है ना। अधातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ा चुका हूं। साथ में अम्ल वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा कैसे होता है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है। ठीक है ना। खनिज और अयस्क में अंतर भी पढ़ा चुका हूं। अगला हमारा पॉइंट बचा हुआ था 13 नंबर क्वेश्चन से, जो इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन में इस लेक्चर में बचा हुआ, इस चैप्टर का धातु और धातु में, चलो मैं यहां से लेक्चर शुरू करता हूं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी, चांदी उपयोगी आभूषण बनाने के लिए क्यों होता है। देखो, आभूषण मतलब जेवर, जो लोग लड़कियां लोग पहन कर स्टाइल मारती है, घूमती है, शादी ब्याह में 2 4 लड़के को फंसाती है, और फेल होने का रीजन वही होती है। यह सब प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण गहना बनाने में क्यों करते हैं भाई। लोहा का भी बना सकते थे, एल्युमिनियम का भी बना सकते थे, लेकिन हम मेरे दोस्त प्लेटिनम या सोना चांदी का ही उपयोग क्यों होता है। देखो, प्लेटिनम सोना चांदी क्या होता है, काफी चमकीला होता है और किसी से अभिक्रिया नहीं करता। देखो क्या है, देखिए प्लेटिनम सोना चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रिया किसी से नहीं करता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील धातु यानी किसी से अभिक्रिया नहीं किया। ऐसा नहीं कि नहा रहे पानी से अभिक्रिया करके वो काला हो जाए। ठीक है ना। साथ में किसी के नो फेंक दिया जाए, करिया हो जाए, रखा रखा में घून लग जाए, मतलब बहुत प्रकार के लखा लखा जंग लग जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोहा और लोहा में चाहे देख लो, एल्युमिनियम देख लो, पित्तर देख लो, इस सब में क्या होता है, रखे रखे भी खराब हो जाते हैं। लेकिन सोना प्लेटिनम चांदी ऐसा नहीं होता, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, बहुत कम होता है। ठीक है ना। वही कहा गया, प्लेटिनम सोना चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना। इसकी चमक तेज होती है, साथ में इसकी चमक जो होती है काफी तेज होती है, जिससे आभूषण जब कोई पहने तो चमक दिखाई दे, चमकीला नजर आए। ठीक है ना। क्या होता है, चमक तेज होती है। बहुत पुराने जमाने में या बहुत पुराने होने पर भी, ठीक है ना, बहुत पुराने हो जाने पर भी यह चमकते रहते हैं। काफी पुराना हो जाएगा, लेकिन सोना तो सोना ही रहता है। ठीक है ना। चमकते रहता है, बहुत पुरान होने पर भी चमकते रहते हैं। ठीक है ना। इसका संरक्षण भी नहीं होता। इसका संरक्षण मतलब इसका क्षरण मतलब होता है ना, जैसे लोहा क्षरण होने शुरू हो जाते हैं। काफी मोटा, जो अगर देखिएगा बहुत मोटा मोटा अगर लोहा का अगर दीवार है, चाहे लोहा का अगर छड़ है, तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्षरण भी नहीं होता, लेकिन लोहा प्लेटिना सॉरी सोना चांदी और प्लेटिनम का क्षरण भी नहीं होता। ठीक है ना। यही कारण है कि प्लेटिनम सोना चांदी, ठीक है ना, धातु का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। यह अपने तौर पे भी आप लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त फिर से जानियो, प्लेटिनम सोना चांदी का चांदी का आभूषण बनाने में उपयोग क्यों होता है, तो सीधा समझ लीजिए, प्लेटिनम सोना चांदी क्या होता है,
कम अभिक्रियाशील होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। साथ में ये काफी चमकीला होता है, काफी यह चमकदार होता है, और ये पुराने होने पर भी यह चमकते रहते हैं, ठीक है ना। और इसका क्षरण भी नहीं होता, इसीलिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, लोहा की जंग लगने से बचने के 2 उपाय बताइए। अगर लोहा में जंग लग रहा है, कैसे बच सकते हैं? तो लोहा में जंग लगने का सिंपल 2 उपाय बता देता हूं। एक तो पेंट कर दीजिए, दूसरा आप एथी का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते, ग्रीस लगा के बचा सकते, पेंट लगा के बचा सकते, ये सब इसका उपाय है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोहा वस्तुओं को पेंट करके, जो भी लोहे की वस्तुओं पेंट कर दीजिए भाई, पेंट करना तो सिंपल बात है, सब आपको जानते हैं, पेंट कर दीजिएगा, बच जाएगा। साथ में लोहे की वस्तुओं को ग्रीस लगाकर, ग्रीस आपने जाना होगा, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। साथ में लोहे की वस्तुओं की क्रोमियम लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके भी इसको लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, और उसको क्षरण होने से बचा सकते हैं, उसकी लाइफ टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिना पेंट किए, बिना ग्रीस या क्रोमियम का लेप लगाए हुए अगर ऐसे ही आप ये लोहा का छोड़ देते हैं, तो उसका लाइफ टाइम मात्र 5 से 10 साल रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पेंट या ग्रीस लगा देते हैं और लोहा क्रोमियम का लेपन कर देते हैं, यह कम से कम 100 साल तक रह सकता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट नहीं, मैं 3 पॉइंट लिख दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, ये 19 और 22 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। और बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर आपके लिए 100% लेके आ चुका है टॉपर बैच, उसको ज्वाइन करना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। साथ में आपको डेली मैं क्लास दे रहा हूँ 4 बजे शाम को, 9 बजे नाइट में, ठीक है ना। ये 9 बजे नाइट का क्लास चल रहा है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित धातु क्या है, या मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के 2 उपयोग थे। देखिए मिश्र धातु क्या होता है, मतलब देखिए, जैसे कि 2 मिश्र धातु है, एक कांसा है, उसके बाद यहाँ पे पीतल, पीतल और कांसा 2 मिश्र धातु है, जो किस किस से बना हुआ है, आपको ये पूछते है। देखो मिश्र धातु क्या होता है, ये क्वेश्चन 2019, 20, 21 लगातार 3 बार, 19, 20, 21 लग रहा है गिनती पहाड़ा है, 19, 20 लगातार पूछे हुए 3 बार। किसी धातु के अन्य धातु या अधातुओं की एक निश्चित मात्रा मिलाकर, यहाँ पे इच्छित गुण वाले मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक, या 2 एक धातु या 2 धातुओं को मिलाकर एक धातु नया निर्माण किया जाता है। यानी कि मिश्र धातु मतलब एक धातु या अधातु को मिलाकर एक इच्छित धातु का निर्माण किया जाता है, उसे मिश्र मिश्र धातु कहते हैं। वही कहा, किसी धातु के अन्य धातु मतलब कोई भी धातु को अन्य धातु या अधातुओं कि एक निश्चित मात्रा, मतलब एक फिक्स मात्रा, ऐसा नहीं कुछ ना हो मिला दे, मतलब एक नाप तोल के मिलाया जाता है, ठीक है। निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुण वाले मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि यहाँ आपको देख लो पीतल और कांसा, ये क्या है, मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे वस्तुओं को क्यों नहीं रखना चाहिए, बताइए। पीतल की वस्तुओं में या तांबे की वस्तुओं में खट्टे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। और यह आपके घर और आपके नॉलेज के लिए है। आपके घर में पीतल के बर्तन होते हैं, जिसमें खट्टे पदार्थ डालिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएंगे, उसमें बहुत सारा मतलब अवक्रिया कर लेते हैं। देखिए पीतल के सामान में या पीतल की वस्तुओं में खट्टे से अभिक्रिया करने की क्षमता होता है, खट्टे वस्तुओं से काफी जल्दी अभिक्रिया करके और उसको दूषित बना देते हैं। देखिए पीतल या तांबे के बर्तन दही को नहीं रखना चाहिए, दही मतलब खट्टे वस्तुओं, ठीक है ना, खट्टे वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होते हैं, ठीक है ना। दही में क्या होते हैं, अम्लीय गुण होते हैं, क्योंकि दही खट्टा होता है, दही क्या होता है, खट्टा होता है। तांबे के साथ दही, दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का लवण देता है, और दही का स्वाद बदल जाता है। देखो सिंपल बेस में कह सकते हैं आप, पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे वस्तुओं को नहीं रख सकते, या खट्टे वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे वस्तुओं मतलब होता है अम्ल होता है, या दही में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है, या खट्टे वस्तुओं में अम्लीय गुण होता है, ठीक है ना, और अम्लीय गुण होता है। तांबे के साथ, या तांबे या पीतल कह सकते हैं, तांबे और पीतल के साथ खट्टे क्या कहा, जो खट्टा जो होता है ना, ठीक है ना, दही का या खट्टे वस्तुओं का अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का
लवण देता है, धातु का लवण देता है जो दही या खट्टे वस्तुओं का स्वाद को बदल देता है। देखिए आप खट्टे वस्तुओं अगर पूछिए तो दही जहां जहां वहां खट्टा कर दीजिए, ठीक है ना। दही एवं खट्टा, बात वही हुआ, दही कहिए खट्टा कहिए दोनों तो खट्टे हैं ना, ठीक है ना। सिंपल वेस में कर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका पीडीएफ देखो, यह पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है। भाई धातु से विद्युत क्यों प्रवाह होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे धातुओं के परमाणुओं में मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख सकते हो मैंने जस्ट बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंपल है, धातु के परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण धातु का विद्युत का धारा प्रवाहित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है, सत्य होता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। मेरे दोस्त कहने का मतलब हुआ कि देखो धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से धातु से धारा प्रवाहित होता है, इसी वजह से धातु से धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अतः कह सकते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक है। अपने तरीके से लिख सकते हैं, जरूरत नहीं जो मैं लिखा वही लिखो यार। आप देखो यह तो बात है कि मैं जो लिखा वह सटीक है, लेकिन कोई कोई बच्चा काफी इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट मतलब ओवर स्मार्ट कह सकते हो, तो वह अपने तरीके से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन गलत मत लिखना, सेम नहीं लिख सकते हो, थोड़ा इधर उधर करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते डिफिनेशन सटीक होना चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आने पर आप पे जल उठते हैं। देखिए एक धातु और एक अधातु का नाम बताइए जो वायु में आते ही वो जलना शुरू हो जाता है, बताओ मैं, चलो ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखिए सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर क्या होता, आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जलने जलने लगता है। देखिए सोडियम जो होता है, मैं आपको जानकारी दे दूं, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सोडियम का जो सूत्र होता है Na, जो सोडियम होता है इसी को सोडियम कहते हैं, Na, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो भैया 11 होता है। और सोडियम का सूत्र Na होता है। और सोडियम जो होता है ना, अगर आप सोडियम को बाहर जैसे ही निकालोगे आग लग जाएगा फटाक से भाई। सामान्य ताप मतलब आपका टेम्परेचर कितना होता है, हथेली का टेम्परेचर। अब बोलते हैं ना बुखार लग गया, यानी कि बुखार कितना 96 तक है तो ठीक है, 96 से जैसे ही बढ़ेगा तो बुखार लग जाता है। अरे भाई फीवर हो जाता है, फीवर क्या हो, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिंपल हमारा वायुमंडल का तापमान कितना रहता है, तो भाई कम से कम 10-15 डिग्री प्लस ही रहता है। कितना हो ठंडा के मौसम में तो 10 डिग्री प्लस ही होता है। लेकिन कई कई बात, कहीं बात करें माइनस में चल रहा है वो बात की बात है, ठीक है ना। तो वायुमंडल, सामान्य वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उस पर भी जलना उठने लगता है। लेकिन सोडियम क्या धातु है, सोडियम क्या धातु होकर भी वायु के संपर्क में आकर, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगता है, विधा कुछ किए हुए, ठीक है। तो याद रखना सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठता है। साथ में श्वेत फास्फोरस अधातु है। श्वेत फास्फोरस क्या है, देखो फास्फोरस भी 3 होते हैं, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। आपने लाल फास्फोरस का उपयोग अपने हाथों से खुद किया होगा, सभी कोई किया होगा, 100% में बच्चा लोग लाल फास्फोरस का उपयोग किए होंगे, आप लोग खुद अपने से, और कोई ऐसा आदमी ने नहीं किया होगा, सब किया है। पता है क्या, माचिस, सलाई जानते हो, सलाई बेसिकली लाल फास्फोरस से बना होता है। क्या बना होता है, लाल फास्फोरस से बना होता है। लाल फास्फोरस के जब लाल फास्फोरस से रगड़िएगा तब आग पकड़ेगा, लेकिन इसके जब बड़का भाई हुआ श्वेत फास्फोरस है, बेचारा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो बिना रगड़ाए आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। बेसिकली अधातु है, अधातु होते हुए भी क्या है मेरे दोस्त, वह अगर उसको जैसे ही वायु के संपर्क में लाइएगा, ये सिंपल टेम्परेचर में अपने आप आग धलेगा, ठीक है ना। देखिए श्वेत फास्फोरस अधातु है और इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। पानी में अगर जैसे ही बाहर निकलेगा पानी से आग पकड़ लेगा, ठीक है ना, पानी में डुबा कर रखा जाता है। और यह वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, जल उठता है। तो सोडियम क्या है, सोडियम भी हमारा वही है, सोडियम धातु है जो वायु की उपस्थिति में वो जलने लगता है। श्वेत फास्फोरस अधातु है जो
वायु की उपस्थिति में जलने लगता है। जो आपको सेम क्वेश्चन ही कहा, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आकर जलने लगता है। वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक गैंग क्या है। देखो गैंग मेरे दोस्त, जो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है, इसे कोई भी वस्तु आप लाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि पाया जाते हैं। अब देखना, घर में गांव वाले को पता होगा, शहर वाले को नहीं पता। मेरे सिंपल बात है, गांव वाले ने आपने खुद देखा होगा आंखों से कि मम्मी चावल जब बोरा से निकाल कर बनाने आती है तो डगरा से फटकती है, फटक फटक कर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उसमें से ना कंकर पत्थर निकालती है। देखो चावल तो ठीक है, तो उसमें अशुद्धि के रूप में क्या है, कंकर पत्थर हो सकता है, मिट्टी का ढेला हो सकता है, कुछ मतलब घून भी हो सकता है, एक दो घून ऊन या उसमें जो भी है, जो अशुद्धि के रूप में उसमें मिला हुआ उसको फड़क फड़क कर निकालते हैं, ठीक है। वही हमारा अशुद्धि को जब दूर किया जाता है, या जो भी हमारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। देखो क्या है, देखो खनिज में मिट्टी, कंकर, पत्थर आदि अपद्रव मिला रहता है, ठीक है ना, मिला रहता है, जिसे गैंग कहते हैं। खनिज या अयस्क बात है, खनिज हमारा खनन से प्राप्त होता है और खनिज का जब निष्कर्षण करते हैं तो अयस्क होता है, ठीक है ना। तो खनिज में या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। अपद्रव मतलब अशुद्धि, ठीक है ना, जिसका कोई काम नहीं है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निष्तापन क्या है। निष्तापन क्या है मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे अयस्क हो, खनिज हो, निष्तापन हो, भर्जन हो, ये सब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निस्तापन की बात कर लेते हैं। देखिए निस्तापन एक ऐसी क्रिया है, निस्तापन एक ऐसी क्रिया है जिसके क्या होता है, अयस्क, जिसमें अयस्क को क्या करते हैं, जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाता है जिससे वाष्पशील पदार्थ निकल जाए, जिसमें उसमें वाष्प, जैसे कि कोई वस्तु को अगर हम ज्यादा कोई गीला है, अगर उसको हम दूर करना, सुखाना है तो क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इतना ही गर्म करेंगे ताकि वो सूख जाए, उसमें का पानी गायब हो जाए। ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं ना, बहुत सारे आप लोग कुकिंग करते होंगे तो बहुत सारा कुछ भी बनाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अगर गीला रहता है, ज्यादा रस हो गया, भाई तंगा सुखा दो। सुखाने का मतलब थोड़ा सा आग लगा दो, मतलब उसे हीट कर दो। हीट करोगे, भाप निकल जाएगा, फिर सूख जाएगा। वो सूखा कैसे भाई, वो भाप के रूप में हीट होने लगा, भाप के रूप में वो निकल गया, ठीक है ना, जो भी वाष्पशील पदार्थ है। अब ऐसा थोड़ी ना उसमें का सब्जी आलू में गायब हो जाएगा, आलू गायब थोड़ी, वाष्प थोड़ी ना है, उसमें का जो वाष्पशील है, जो लिक्विड पदार्थ है, वो ना गायब होगा। वही बात है, निस्तापन एक ऐसी क्रिया है जिसमें अयस्कों को उतना ही गर्म किया जाता है जिससे वाष्पशील पदार्थ जो वाष्पशील हो सके। ऐसा नहीं कि मिट्टी भाई वाष्पशील जरूर हो सकता है, मिट्टी को उड़ा कैसे सकते हैं गर्म करके, नहीं उड़ा सकते। उसी प्रकार जो वाष्पशील है, जो वाष्प के रूप में बदल सकता है भाई, जो लिक्विड है, ठीक है ना, वाष्पशील पदार्थों को निकाल निकाला जाता है, ठीक है ना, निकाले जाते हैं। और अयस्क धातु, जो अयस्क धातु है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम लोग निस्तापन कहते हैं, ठीक है ना दोस्त। और बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिए। और यहाँ का जो परिभाषा मिलेगा ना भाई, बहुत सटीक मिलने वाला है यार। देखो इतनी इजी डिफिनेशन मिलेगा कहीं क्या, नहीं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे चैप्टर वाइज हो, दोनों मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भर्जन क्या है। देखो भर्जन भी आ गया। भर्जन एक ऐसी क्रिया है या एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी युक्ति है जिससे सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखो अयस्क सबसे पहले खनिज से अयस्क बदलता है, और खनिज पृथ्वी के खनन से प्राप्त वह वस्तु जो जलने पर या कोई काम करने पर वो क्या बोलते हैं, एनर्जी देता है, खनिज कहलाता है। यानी कि खनन से पदार्थ, पृथ्वी से खनन से प्राप्त सभी वस्तु खनिज है। और खनिज से अयस्क कैसे बदलता है, तो खनिज से अयस्क के रूप में बदलने के लिए प्रक्रिया क्या होता है, तो वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्चे में अयस्क के रूप में बदल जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। या खनिज जो कम खर्चे या आसानी से बदल जाए, वो खनिज कहलाते हैं। और खनिज जब बन जाएगा, सॉरी अयस्क जब बन जाएगा, अयस्क होता है, अयस्क जब बन जाएगा तो अयस्क जिससे सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में फिर क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो जिससे सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे वाष्पशील, गर्म करेंगे तो भाई वाष्पशील अशुद्धि क्या होता है, निकल जाती है, वाष्पशील अशुद्धि निकल जाती और धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे।
तो सिंपल क्या है, भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिसे हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में दोस्त इस चैप्टर का क्या रहेगा, धातु कर्म क्या है। और यह क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त। धातु और धातु का ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरे दोस्त। धातु कर्म क्या है। और ऐसे ए टू जेड में फिजिक्स का पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री चल रहा है, अब बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा, आर्ट्स का भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब ए टू जेड क्लास डेली चल रहा है। देखो धातु क्रम क्या है भाई कि किसी अयस्क में शुद्ध धातु को प्राप्त करने की विधि धातु क्रम कहलाती है। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्योंकि कोई भी अयस्क शुद्ध नहीं होता भाई। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं भैया जी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, इतने इजी डिफिनेशन मिलेगा एक लाइन का, एक लाइन का तो ही है ना। देखो भाई इतना मोटा मोटा लिखा हुआ भाई, आप पन्ना में लिखोगे एक लाइन नहीं, एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए टोटल इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। इससे पहले का लेक्चर भी एक था, आज का एक लेक्चर, दो लेक्चर हो गए इस चैप्टर का, दोनों को जरूर देखिएगा। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल केकेजी क्लासेस। तो मेरा मेन चैनल है, मतलब क्लास 12 का पढ़ाई होता है उस पर, और क्लास 10 वाले बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर, प्लीज एक बार शेयर करना अपने दोस्तों साथियों के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।